तो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पर्यावरण। हमारा ना, आपका नहीं, ठीक है। हमारा पर्यावरण। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो इसके लिए आपको तो जानते हैं कि मैं जब भी कोई भी लेसन स्टार्ट करता हूँ, अध्याय स्टार्ट करता हूँ, तो मैं छोटी छोटी बातों से पहले चलता हूँ ताकि आपको बड़ी बड़ी बातों में दिक्कत ना हो। तो आप पहले शुरुआत में छोटी छोटी बातों में आप कन्फ्यूजन मत होइए और आप देखते रहिए कि क्या क्या मैं परिभाषा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बोलते हैं पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। तो सबसे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि पारिस्थितिक तंत्र ही क्या है। ठीक है, तो सबका मैं ड्रिल करते जा रहा हूँ, क्लियर करते जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक बनता है आपका पारिस्थितिक तंत्र क्या है। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटक। जैविक मतलब जिसमें जीवन पाई जाएगी, अजैविक घटक जिसमें जीवन नहीं पाई जाएगी, है ना। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटक अर्थात जीव एवं वातावरण के बीच, जीव है अपना जैविक में आ जाएगा, वातावरण अपना अजैविक में आ जाएगा, है ना। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटक अर्थात जीव एवं वातावरण के बीच होने वाले अंतर क्रिया, मतलब जीव और वातावरण इन दोनों के बीच होती है अंतर क्रियाएं। तो उन दोनों के बीच होने वाले अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित व स्वनियंत्रित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जीव है और वातावरण के बीच स्वतंत्र रूप से अपने आप एक तंत्र चलते रहती है, जिसको ना तो कोई उसमें अड़चन ला सकती है या ना तो कोई उसका और यूज कर सकता है। कहा जाए वो अपने आप स्वतंत्र रूप से चलती रहती है। तो पर्यावरण के जैविक एवं अजैविक घटक अर्थात जीव एवं वातावरण के बीच होने वाले अंतर क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले स्वचालित व स्वनियंत्रित तंत्र को पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, है ना। इनके दो घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? दो घटक होते हैं। चलिए, इतना तो आप लोग परिभाषा लिख लेंगे, है ना। लेकिन इसके जस्ट ऊपर आपको कुछ और लिखना है, तो आपको बता देता हूँ कि यहाँ शुरू करना पारिस्थितिक तंत्र का, है ना, कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग सबसे पहले 1935 में 1935 में 1935 में, ठीक है, 1935 में ए जी टेंसले ने किया था। पारिस्थितिक तंत्र का सबसे पहला प्रयोग, है ना, इकोसिस्टम का सबसे पहला प्रयोग एजी टांसलेस ने 1935 में किया था। उसके बाद आप परिभाषा लिखेंगे पारिस्थितिक तंत्र का। ये क्लियर हो गई। इनके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। ठीक है, अब जैविक घटक और अजैविक घटक के अंतर्गत हम लोग बहुत सारे और छोटे छोटे टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग सबसे पहले चलते हैं हम लोग उत्पादक क्या है। चलिए, तो उत्पादक क्या है? जो सबसे पहले उत्पन्न होता है प्रकृति में उसको बोलते हैं उत्पादक, है ना, एक्चुअली में, और वो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहती हैं। चलिए, उत्पादक का देखिए कि वे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बनाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्पादक। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले ये पौधा पौधा को कोई जीव खाता है, ठीक है, जीव को कोई अन्य जीव खाता है ना। उसके बाद लास्ट में मृत हो जाते हैं, तो उसको पुनः मिट्टी मृदा में अपघटन हो जाता है। ऐसा बहुत सारे चक्र चलते रहेंगे। तो जो सबसे पहले यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, है ना, वो क्या कहलाएगा? उत्पाद, जो कि दूसरे जीव के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। तो वे जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं, है ना, उत्पादक कहलाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे, ओके, घास की जरूरत नहीं है। अब उपभोक्ता में चलते हैं कि जो उसका उपभोग करता है, तो वे जो अपने भोजन, वे की जरूरत नहीं है आपको, जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं, मतलब जो पौधे उसी पर निर्भर, उसको उपभोक्ता कहते हैं। ठीक है, और इन उपभोक्ताओं को हम लोग निम्नलिखित भागों में बांट सकते हैं, क्योंकि अलग अलग है, क्योंकि कई जने प्राथमिक उपभोक्ता है तो उसको द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसके आधार पर उपभोक्ता को अनेक भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले चलते हैं हम लोग प्राथमिक उपभोक्ता, जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर करते हैं। जैसे कि डायरेक्टली वो जो उत्पादक है, जैसे कि पेड़ पौधे उसी को खाते हैं वो, है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता कराएगा। वे जो अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर रहते हैं प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि चूहा है, खरगोश है। द्वितीयक उपभोक्ता, वे जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, जैसे कि घास को कौन खाता है? चूहा खाता है ना। अब चूहा खरगोश खाता है तो उसको और कौन खाएगा? वो कहलाएगा उसका द्वितीयक उपभोक्ता। तो वे जो अपने भोजन के लिए या अपने पोषण के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा आपको, है ना, भोजन के लिए बार बार ना, तो पोषण के लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। पोषण के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं, द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण लोमड़ी। ठीक है, मतलब ये प्राथमिक उपभोक्ता पर क्या करता है? निर्भर करता है। तो तीसरा में चलते हैं तृतीयक उपभोक्ता। अब तो आप लोग पॉइंट देखकर ही समझ, इतना बुद्धिमान तो है यहाँ कि
द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर करता है, उसी तरह तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करेगा। ठीक है, वे जो अपने भोजन के लिए द्वितीयक उपभोक्ता पर निर्भर करते हैं तृतीयक उपभोक्ता कहलाते हैं, जैसे कि शेर है, बाघ है वगैरह। ठीक है, तो शेर तो एक ही है ना। ओके चलिए तो उसके बाद आता है अपघटक। तो पहले उत्पादक, उसके बाद उपभोक्ता, उसके बाद अपघटक, है ना। तो अब उपभोक्ता बहुत प्रकार के थे, देख लिए हम लोग। ठीक है, अब आते हैं अपघटक। वे कारक जो कि उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को अपघटित करने का कार्य करते हैं, अपघटक कहलाते हैं। ठीक है, अब ये मिट्टी लिख दिया है, अपघटक में बहुत सारे जीव भी आते हैं, जैसे कि कुछ छोटे सूक्ष्म जीव आते हैं, है ना, वो कहते हैं अपघटक की तरह कार्य करते हैं। तो आपको बता दो कि ये जो जितने भी अभी मैंने जो परिभाषा बताई, डिफिनेशन जो बताई है ना, जो डिटेल्स करी, ये आपको पुस्तक में बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र का मैंने डिटेल करी, उसके बाद पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो उत्पादक है, प्राथमिक होता है, द्वितीयक होता है, ये सब बिल्कुल नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, कहीं पर दूसरी जगह ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो अच्छा है कि आप यहाँ से क्लियर कर लीजिए, है ना। चलिए, तो पारिस्थितिक तंत्र तो क्लियर हो गई। पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, पोषक स्तर है। तो जो मैंने अभी बताया उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, तो वो क्या है, पोषक स्तर है। कौन सी स्तर है, पोषक स्तर है वो, है ना, पोषक स्तर है, पोषक स्तर है, जितना भी बताया। तो आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि पोषक स्तर, पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर को समझाइए, तो आपको बताना है उत्पादक को, प्राथमिक उपभोक्ता को, द्वितीयक उपभोक्ता को, तृतीयक उपभोक्ता को, ये सब है। ठीक है, चतुर्थ उपभोक्ता को। ठीक है ना, वो क्या है, पोषक स्तर है, वो पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर है। चलिए, तो ये कंप्लीट हो गया पारिस्थितिक तंत्र और उनके पोषक स्तर। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं पारिस्थितिक पिरामिड। पारिस्थितिक पिरामिड, तो आपको एक बता देता हूँ कि पारिस्थितिक पिरामिड का जो परिभाषा है वो बड़े अध्याय के लिए भी है और छोटे अध्याय बड़े क्लास के लिए भी है और छोटे क्लास के लिए भी है। ठीक है, तो पारिस्थितिक पिरामिड हम लोग चलते हैं पहले, क्योंकि पिरामिड बहुत प्रकार से होते हैं, कैसे किस तरह से उसको आप लोग सबको डिटेल दिया जाएगा आपको, है ना। तो सबसे पहले देखिए पारिस्थितिक पिरामिड ही क्या है, इसी के आधार पर हम लोग बहुत सारे और पिरामिड पढ़ेंगे, संख्या का पिरामिड और जीवभार का पिरामिड। ठीक है, तो पहले पढ़ते हैं हम लोग पारिस्थितिक पिरामिड। पिरामिड मतलब जो ऐसे संरचना होती है त्रिभुज के आकार, जो चारों तरफ से ना संरचना दिखाऊंगा मैं। तो पहले पारिस्थितिक पिरामिड की ही परिभाषा देता हूँ, और ये भी परिभाषा आपको बुक में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, बहुत सारे पोषक स्तर के बारे में बताया अभी मैंने, उत्पादक के बारे में बताया, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब के बारे में बताया ना मैंने। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता यहाँ पर होगा, ठीक है, तृतीयक उपभोक्ता को उनके संख्या, यहाँ पर द्वितीयक उपभोक्ता लिख लेना आप लोग। ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को, इन सब को, है ना, उनके संख्या, या तो उनकी संख्या, कितनी संख्या ज़्यादा है, किसकी संख्या कम है ना, उसके जय भार, जय भार मतलब एक चीज भार से संबंधित है, उसका भार किसका ज़्यादा है, किसका कम है। एवं ऊर्जा का प्रवाह, उसमें ऊर्जा का प्रवाह सीधा होता है कि उल्टा होता है। ऊर्जा का प्रवाह होता है ना सभी जीव में, जैसे कि ये पहला नंबर का जीव है, दूसरे को खाता है, तो इसका प्रवाह इसमें होता है, इसका प्रवाह इसमें, जो ऊर्जा का प्रवाह इसमें होता है। ठीक है, हाँ, तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को उनके संख्या, जय भार एवं ऊर्जा का प्रवाह के आधार पर, इन सब के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रदर्शित किया जाए या प्रस्तुत की जाए तो उसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। मतलब अपने को क्या करना है कि जो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को एक चित्र के माध्यम से हमको बताना है, पिरामिड के माध्यम से। पिरामिड ऐसा होता है ऐसे त्रिभुज के आकार का, ठीक है, लेकिन चारों तरफ से होता है वो, है ना। तो उस तरह से हम लोग प्रदर्शित करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, आपका पारिस्थितिक पिरामिड कहलाएगा। मतलब जो संख्या के आधार पर हम लोग प्रस्तुत करेंगे, किसको प्रस्तुत करना है, ये जो प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, उत्पादक है, सबको ना एक चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत करेंगे, किसके माध्यम से, पिरामिड के माध्यम से। ठीक है, और ये सब किसके अंतर्गत आता है, पारिस्थितिक तंत्र के अंतर्गत आता है ना, तो इसलिए हम इसका नाम रहेगा पारिस्थितिक पिरामिड। ठीक है, तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को उनके संख्या, जय भार एवं ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे पारिस्थितिक पिरामिड कहते हैं। चलिए, ये है पिरामिड। ठीक है, दिखाई दे रहा है, ये पिरामिड है। ठीक है,
संख्या का पिरामिड। चलिए, तो पारिस्थितिक पिरामिड हो गया, तो उसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले चलते हैं संख्या का पिरामिड क्या है, और संख्या के पिरामिड को चित्र सहित समझाइए, है ना। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि 1927 में चार्ल्स एल्टन ने अपनी पुस्तक एनिमल इकोलॉजी में पहली बार संख्या पिरामिड की बात करी। ठीक है, किसने? चार्ल्स एल्टन, चार्ल्स ए लामिलेटन। ठीक है, तो सबसे पहले संख्या के पिरामिड का जो बात कही किसने कही? चार्ल्स एल्टन ने करी। ठीक है, चलिए उसको लिख लेना आप लोग ऊपर में। तो हम लोग चलते हैं संख्या का पिरामिड। चलिए, अब आपको यदि पारिस्थितिक पिरामिड का परिभाषा आपको क्लियर हो गया तो उसी में हमको जोड़ना है सबको, सब में वही बोलूंगा मैं कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, ठीक है, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को उनके संख्या के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। मैंने यहाँ पर संख्या का यूज किया था, जीव भार का यूज किया था और ऊर्जा का यूज किया था, तो उसमें से दो को हटा रहा हूँ, है ना, जो कि ये संख्या का पिरामिड है। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को उनके संख्या के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे संख्या का पिरामिड कहते हैं। अब देखिए संख्या का पिरामिड देखते हैं, है ना, क्लियर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ देखिए आप, ये जो चित्र बना है वो है जीव संख्या का पिरामिड। आपको मैंने बताया था कि संख्या का पिरामिड क्या है करके, है ना। तो किसी भी प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता को उसके संख्या के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए, ये चित्रात्मक निरूपण है। अब पिरामिड किसको बोलते हैं? ये जो ऐसा बनाया है ना, ये पिरामिड, ये 1 2 इधर 3 और इधर इस तरफ जाएंगे तो 4 भाग होते हैं ना। ठीक है, तो देखिए उसको किसके आधार पर चित्रित किया गया है? संख्या के आधार पर चित्रित किया है। देखिए तो, है ना, तो सबसे पहले लेते हैं धान के खेत का पिरामिड बनाया गया है ना। तो संख्या के आधार पर देखते हैं। चलिए, तो पहले बाजों की संख्या 5 थी, तो बाज को कौन खाता है? सर्प खाता है। सॉरी, सर्प को कौन खाता है? बाज खाता है ना। तो ये संख्या इससे कम है, बाज की संख्या कम है। इधर जाइए, खरगोश की संख्या 1000 है, 1000 को कौन खाएगा? सर्प खाएगा, तो इसकी संख्या 50 है। अभी समझ नहीं आएगा, आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए धान के खेत, तो 1 2 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, तो धान के पौधे का जो संख्या है वो 10 लाख है। ठीक, क्या है? 10 लाख। अब 10 लाख धान के पौधे को कितना खाता है? 1000। संख्या कम हुई। 1000 खरगोश को कितना सांप खाता है? 500 सांप खाता है। तो सॉरी 50, इसको 500 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपने हिसाब से 500 भी कर सकते हैं। 50 सांप खाता है। 50 सांप को कौन? 5 बाज है। इसको अगर 500 करते हैं, इसको 50 कर देंगे, 50 बाज खाता है। ठीक है, तो आप बताएं मुझे कि यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये पिरामिड है, ठीक है, संख्या का पिरामिड है। तो संख्या का पिरामिड उल्टा है कि सीधा है? ये आपका मेन क्वेश्चन बनता है IMP। मैंने संख्या का पिरामिड का भी परिभाषा दी, वो पे मेन क्वेश्चन नहीं है उसका। ये है कि संख्या का पिरामिड उल्टा बनता है कि सीधा बनता है, ये बताए, ऐसा आता है ना। तो आपको बता दूं कि यदि संख्या कम होते जाए, संख्या क्या होते जाए? कम होते जाए, तो वो पिरामिड सीधा है। ठीक है, वो पिरामिड क्या है? सीधा है, याद रखना। संख्या कम हो रही ना यहाँ पर, ठीक है, 10 लाख है, यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 50 है, इसमें 5 है, संख्या कम रही। तो हमको ये पता चल गया कि धान के खेत का जो पिरामिड है, अर्थात संख्या का जो पिरामिड है ना, वो क्या होता है? उल्टा होता है। यदि संख्या बढ़ता जाए, याद रखना, यदि संख्या क्या हो? बढ़ता जाए, जैसे कि इधर 1 है, सॉरी इधर 5 है, तो इधर 50 हो जाता है, इधर 1000 होता है, इधर हो जाता है 10 लाख, जो भी हो, है ना। तो वो क्या है? सीधा है। ठीक है, उल्टा है ना। अगर संख्या कम होती जा रही है, संख्या कम होती जा रही है तो सीधा है। क्या है? सीधा। अगर संख्या बढ़ती जा रही है तो क्या है? उल्टा है। क्लियर होगी बात आपको? अब हम लोग चलते हैं कि संख्या के पिरामिड में घास के मैदान का पिरामिड क्या होता है, बताओ मुझे। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि घास के मैदान का पिरामिड वो सीधा होता है। क्यों? क्योंकि घास की संख्या ज़्यादा होती है, अब उससे खाने वाले जीव की संख्या कम होती है,
और उस जीव को खाने वाली संख्या खरगोश, उसकी संख्या भी कम होती है, फिर से उसे खाने वाले जीव की संख्या कम हो जाती है, फिर सांप की संख्या कम होती है, इस तरह से बाज की संख्या कम होती है। मतलब ये जो घास के मैदान है, घास धान का खेत का पिरामिड क्या होता है बोलेंगे तो सीधा होता है, घास के मैदान का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब आपको समझ आ रही है कि यहाँ पर संख्या कम हो जाएगी, यहाँ पर 10 लाख है, 1,000 है, 50 है, 5 है, संख्या कम हो रही तो यहाँ पर सीधा है। ठीक है, संख्या कम होती जाए मतलब सीधा है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं तालाब का पिरामिड क्या होता है पूछेंगे तो सीधा। क्यों सीधा भाई? क्योंकि संख्या क्या होती जाएगी, कम हो जाएगी। सबसे पहले एकदम छोटे 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 घास होंगे तालाब में जी, छोटी छोटी घास मतलब जली घास होंगे। अब उस घास को खाने वाले छोटे छोटे मछली की संख्या कम होगी, घास से कम होगी, और उस छोटी छोटी मछलियों को खाने वाले की संख्या उससे बड़ी मछलियों की संख्या कम होगी, और उस बड़ी मछलियों को सबसे बड़ा मछली और खाएगा तो उसकी संख्या भी कम होगी। मतलब संख्या कम होते होते जा रहा है, मतलब क्या है, पिरामिड क्या है, सीधा है। चलिए अब देखते हैं संख्या का पिरामिड के आधार पर वृक्ष का पिरामिड। तो वृक्ष पिरामिड उल्टा। क्यों? क्योंकि वृक्ष एक होता है, कितना होता है, एक। अब उल्टा जाते हैं हम लोग, वृक्ष कितना होता है, एक, और एक वृक्ष में 1000 पक्षी बैठते हैं तो संख्या बढ़ रही है। अब मैंने क्या बताया कि संख्या बढ़ रही है, मतलब क्या है, उल्टा। तो एक वृक्ष में 1000 पक्षी है, और उस 1000 पक्षी जब मरती है तो उस 1000 पक्षी को लाख कीड़े खाते हैं तो कीड़ों की संख्या बढ़ गई। तो वृक्ष का उसमें रहने वाले पक्षियों के अनेक थे, फिर पक्षियों को खाने वाले भी अनेक होते हैं, इसलिए वृक्ष का पिरामिड, वृक्ष की संख्या का जो पिरामिड है वो क्या होता है, उल्टा होता है। याद रखिएगा, घास के मैदान का पिरामिड सीधा, तालाब के पिरामिड क्या होता है, सीधा। ठीक है, संख्या के आधार पर कहा जाए तो, है ना, संख्या के पिरामिड के आधार पर कहा जाए, वृक्ष का क्या होता है, उल्टा। तो इस तरह से आपको क्लियर हो गई होगी कि हमारे पिरामिड है जो संख्या का पिरामिड है क्या है और किस तरह से ये क्वेश्चन में सब आती है। ठीक है, चलिए जहां पर एक क्वेश्चन और बनता है कि संख्या का पिरामिड क्या हो सकता है, तो संख्या का पिरामिड उल्टा भी हो सकता है और सीधा भी हो सकता है। क्योंकि मैंने अभी बताया था कि तालाब का पिरामिड है वो सीधा होता है, बताया था मैंने, और घास के मैदान का पिरामिड भी सीधा होता है, तो सीधा हो गया। उल्टा का किसका था, वृक्ष के पिरामिड क्या था, सीधा था। किसके क्षेत्र में, संख्या के पिरामिड के आधार पर, संख्या के पिरामिड के आधार पर। ठीक है, अब हम चलते हैं जैव भार के पिरामिड, मतलब भार एक्चुअली में भार के आधार पर, पहले संख्या के आधार पर था अब भार के आधार पर है ना। तो वही क्वेश्चन फिर कैसे बनेगा कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक, इसको आप रट लीजिए बार बार, है ना, क्योंकि ये हर बार यूज होगा, है ना। तो पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को, यहाँ तक तो क्लियर। उसके संख्या लिखे थे, उस संख्या की जगह लिखेंगे हम लोग जैव भार। तो उसके जैव भार के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे जैव भार का पिरामिड कहते हैं। किसका पिरामिड कहते हैं, जैव भार का पिरामिड कहते हैं, है ना। चलिए, या उसको और लिख सकते हैं कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के शुष्क भार को, शुष्क भार को जैव भार कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले अपने को बताना है कि ये जैव भार क्या है। तो सबसे पहले इसी को लिख देना आप लोग ऊपर में, है ना, कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता के शुष्क भार को जैव भार कहते हैं। जब जैव भार क्लियर हो जाएगा तभी तो हम लोग जैव भार का पिरामिड का परिभाषा क्लियर करेंगे, तो इसको शुरू में लिखेंगे। ठीक है, तो ये जैव भार का पिरामिड। और पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर, उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को उसके जैव भार के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे जैव भार का पिरामिड कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संख्या का पिरामिड उल्टा सीधा दोनों हो सकता है। इसी तरह इसमें लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखना आप लोग कि जैव भार का पिरामिड उल्टा व सीधा दोनों हो सकता है। चलिए अब उसको समझाते हैं। चलिए देखिए, तो अभी मैंने बताया जैव भार का पिरामिड, ठीक है। तो जैव भार का पिरामिड भार के आधार पर देखें, पहले संख्या के आधार पर दिखता भार, ये 15,000 kg, 1500 kg, 150 kg, 15 kg। चलिए आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यदि कम हो रहा है, कम हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीधा, और बढ़ रहा है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, उल्टा। तो ये हमारे पास है घास के मैदान का पिरामिड है ना, है ना। तो देखिए कि ये सीधा होता है कि उल्टा होता है, देखते हैं हम लोग कि पहले वृक्षों की संख्या, बहुत सारे जो घास वृक्ष थे, पौधे थे, उसकी संख्या 15,000 kg था। अब उसको खाने वाले जीवों की संख्या 1500 kg है, मतलब भार क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, कम।
तो हमको आपको बताया था कि यदि भार कम हो रहा है, भार क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो उल्टा है, सॉरी सीधा है। भार कम हो रहा है तो सीधा है, और यदि भार बढ़ रहा है तो उल्टा है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कम होती जा रही, कम होती जा रही, कम होती जा रही है, ठीक है। तो ये हो गया उल्टा, सॉरी सीधा। क्या हो गया, सीधा। तो वृक्ष का पिरामिड देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास वृक्ष का भार, वृक्ष का जो भार है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। ये घास का नहीं है ना, वृक्ष का है, ठीक है। वृक्ष का पिरामिड देखते हैं। तो एक वृक्ष बस, एक वृक्ष भी देखेंगे तो भी एक वृक्ष का भार सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद उसको खाने वाले जीव का भार उससे कम रहेगा, और उसके बाद उसको और खाने वाले जीव के भाग भी कम रहेंगे, ठीक है। मतलब संख्या कम मतलब भार कम, है ना। उसके बाद उसको और खाने वाले जीव की भार कम रहेगा। अब आपको क्या कन्फ्यूजन हो रही है कि भाई ये जो छोटे छोटे जीव है इससे ज़्यादा भार तो भालू का होता है या शेर का होता है, जो भी होता है ना। तो यहाँ पर आप बता दूं कि मान जाए एक हिरण का भार 10 kg है, मान उदाहरण के लिए 10 ज़्यादा होता है, 10 kg है, और इसका भार 50 kg है, ठीक है। तो किसका ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है बोलेंगे? नहीं, एक हिरण ही हमारे पास, हज़ारों हिरण है, ठीक है। तो 1000 गुना करेंगे तो बहुत सारा हो जाएगा, और शेरों की संख्या कम है, ठीक। तो इसलिए इसका कम हुआ ना। अब इसका अकेला है, और अकेला हिरण को नापेंगे तो इसका भार ज़्यादा रहेगा। तो ये नहीं समझना आपको, बहुत सारे हिरन्स है, उसका भार नापना है और इसके अकेले का भार नापना है, ठीक है। ये इसकी संख्या कम है, इसके 1000 है तो इसको 50 को मापेंगे। तो इसके बाद तो वृक्ष का जो पिरामिड है वो, ठीक है, वृक्ष का पिरामिड उसके बारे में बताया गया है ना। तो सीधा है क्योंकि इसका जो भार क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है ना। वृक्ष का भार क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहे हैं। क्लियर हो गई? चलिए, तो और मान लीजिए हम लोग देखते हैं इसी को घास के पिरामिड का। तो वृक्ष की संख्या, अकेले वृक्ष की संख्या ज़्यादा, मतलब भार ज़्यादा होती है। अब घास को देखते हैं, तो करोड़ों घास ऐसे रहेंगे, करोड़ों घास रहेंगे, वो भी इसके संख्या से ज़्यादा, इसकी भार से ज़्यादा नहीं हो सकता, इस जीवों के भार से ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। तो घास के मैदान में जो टिड्डे हैं, जैसे कि ये घास है, घास के बाद टिड्डा, टिड्डा के बाद सर्प, सर्प के बाद लोमड़ी वगैरह जो भी है बड़े जीव है। तो घास के मैदान है वो उल्टा होता है, क्योंकि उसका भार बढ़ता है, घास का भार कम होता है, उसका उसको खाने वाले का भार बढ़ता है, उसको और खाने वाले का भार बढ़ता है। इसलिए घास का मैदान है उसका जो पिरामिड है, किसके आधार पर, जीव भार के आधार पर घास के पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। वृक्ष का पिरामिड क्या होता है, सीधा होता है, और तालाब का पिरामिड क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। अब देखिए पूरा उल्टा उल्टा हो रहा है। संख्या के पिरामिड में, ठीक है, तालाब, संख्या के आधार पर तालाब का जो पिरामिड था क्या था, हाँ, संख्या का पिरामिड क्या था बताओ मुझे। क्लियर हो रही है? ये तीनों विपरीत है एक प्रकार से। संख्या के आधार पर देखेंगे तो तालाब का पिरामिड क्या था, सीधा था, अभी उल्टा है। वृक्ष का पिरामिड क्या था, सॉरी, तालाब का पिरामिड कैसे, क्या पहले क्या था, सीधा था, अभी क्या है, उल्टा। वृक्ष का पिरामिड पहले क्या था, उल्टा था, क्योंकि भार है वो अगर बढ़ रहा है, सॉरी, संख्या अगर बढ़ रहा है, संख्या के आधार पर देखें तो संख्या बढ़ रहा है, तो संख्या बढ़ता है मतलब क्या था, उल्टा था। अब इधर भार बढ़ रहा है, ठीक है, और भार बढ़ता है मतलब क्या हो जाता है, सॉरी, भार कम होता है मतलब क्या हो जाता है, अ, सीधा हो जाता है, और भार बढ़ता है मतलब क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। तो वृक्ष का भार बहुत ज़्यादा था, उसके बाद इसका भार कम हो गया, इसके बार और कम हो गया, इसके बार, इसलिए इसका अगर कम होता है तो सीधा, ठीक। और उधर हम लोग संख्या के आधार पर देखे थे तो क्या होता था कि वृक्ष की संख्या एक थी, उससे पक्षियों की संख्या ज़्यादा थी, उससे और कीड़े की संख्या, इसलिए वृक्ष का पिरामिड है किसके आधार पर, संख्या के आधार पर उल्टा लिखा गया था। अभी वृक्ष का पिरामिड क्या लिखा गया है, सीधा। घास का पिरामिड दिखे तो उसमें घास का पिरामिड सीधा लिखा गया था, क्योंकि घास की संख्या ज़्यादा थी, उसके बाद उसको खाने वाले की संख्या कम होते 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 गया, तो कम होगा मतलब क्या होगा, सीधा लिखेंगे हम लोग, सीधा लिखेंगे। तो सीधा था। अब घास के मैदान में भार के आधार पर देखें तो घास का भार बहुत कम होता है, उसके बाद उससे ज़्यादा भार होता है, उससे और ज़्यादा भार होता है, इसलिए इसको उल्टा। तो दोनों विपरीत है, इसको अच्छी तरह समझिएगा कि संख्या के पिरामिड में और भार के, जीव भार के पिरामिड में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, है ना, ये क्लियर हो गया आपको। चलिए आगे का जो टॉपिक है वो है
पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह। ये क्वेश्चन बनता है, ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए, ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए, है ना। तो ये जो अभी जो टॉपिक बता रहा हूँ वो 12th के लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है ना। चलिए, तो पहले देखिए कि पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है। उसी के बाद हम लोग तीसरा नंबर जाएंगे, ऊर्जा का पिरामिड। 2 पिरामिड हो गया हमारे पास। तो आपका टॉपिक बनता है ऊर्जा के प्रवाह को समझाइए, या तो लिंडमैन के 10% के नियम को समझाइए, लिंडमैन के 10% के नियम को समझिए। 2 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो पोषक स्तर के द्वारा ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार समझा जा सकता है, या तो लिंडमैन के 10% के नियम निम्नलिखित है, ठीक है, या निम्नानुसार है। चलिए, ये पूरा थ्योरी है। पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग, इसको कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाते हैं, इतना इंटेलिजेंट तो हो कि जो पौधा होता है हरा कलर का, इसको थोड़ी समझाऊंगा, है ना। तो पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले जो सौर ऊर्जा है, सूर्य के द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त होती है ना, तो पौधे सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। चलिए, तो पौधा सौर ऊर्जा लेता है, उस सौर ऊर्जा का लगभग केवल 1% भाग है, उस 1% भाग का यूज करता है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। तो यहाँ का वर्ड समझना। चलिए, क्लियर कर देता हूँ इसको कि पौधे में सूर्य प्रकाश द्वारा प्राप्त होने जो सौर ऊर्जा है, उस सौर ऊर्जा का 1% भाग है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा, जो सौर ऊर्जा है उस सौर ऊर्जा का कितना परसेंट भाग, 1% भाग है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है। जो खाद्य पदार्थ है, ठीक है, खाद्य पदार्थ है उनका रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, किसके द्वारा, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किस पदार्थ की, खाद्य पदार्थ की, किस में, रासायनिक ऊर्जा में। तो खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है ना। 1% भाग, 90% भाग तो यूज़ ही नहीं होता है, ठीक है। एक्चुअली वो 90% भाग यहाँ पर पौधे यूज़ ही नहीं कर सकता है, कि पौधे में सूर्य द्वारा प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का लगभग 1% भाग है प्रकाश संश्लेषण द्वारा, उस सौर ऊर्जा का 1% भाग है प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थों की रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो जो 1% भाग है सौर ऊर्जा का 1% भाग है वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा यूज होता है ना। और जो खाद्य पदार्थ है उसकी रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है, ठीक है। मतलब कहा जाए कि जो 1% भाग जो सौर ऊर्जा है वो खाद्य पदार्थ के रूप में रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। अब देखिए, वो 1% भाग मिला अपने को, है ना। तो 1% भाग को अगर हम लोग 100% भाग फिर मानते हैं, यहाँ पर समझना कि इसका जो 90% भाग है वो गया, उसको छोड़ो, उसमें से केवल 1% भाग यूज किया पौधा, है ना, किसके रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में, है ना। मतलब प्रकाश संश्लेषण द्वारा खाद्य पदार्थ के रूप में कौन सी ऊर्जा के रूप में, रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है, खाद्य पदार्थ की रासायनिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तन होता है, ये हो गया। अब उसी 1% भाग को फिर देखेंगे, तो इस 1% भाग के 90% भाग को, 1% को अगर हम लोग 100% फिर मानते हैं, फिर 100 भागों में बांटते हैं इसको 1% को, ठीक है। तो इन 1% के 90% भाग पौधे उपापचय क्रिया, श्वसन आदि में उपयोग करते हैं, ठीक है। इस 1% के 90% भाग को पौधे कौन सी क्रिया, उपापचय क्रिया, श्वसन आदि के लिए उपयोग करते हैं, तथा 10% भाग पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता को उपलब्ध होता है। मतलब ये 100% में से 90% भाग पौधे अपने उपापचय क्रियाओं, श्वसन आदि के लिए उपयोग करता है, तथा जो 10% भाग बचता है इसका, ये 1% का जो 100% था उसका 90% गया, उसका जो 10% बचता है वहाँ भाग पौधे को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता को उपलब्ध होता है, ठीक है। अर्थात सौर ऊर्जा का 0.01% है ना, वो प्राथमिक उपभोक्ता को प्राप्त होता है, ठीक है, 10%। अब प्राथमिक उपभोक्ता को खाए हुए भोजन का लगभग 10% ही जैव भार में बदलता है, ठीक है। अब जैव भार में 10% बदलता है तो अगले स्तर के उपभोक्ताओं को उपलब्ध हो पाता है। मतलब जो 10% जो इसको प्राथमिक उपभोक्ता को मिलेगा वो द्वितीयक उपभोक्ता को मिलेगा, और वो 10% फिर तीसरे। मतलब क्या होता है कि पोषक स्तर में कुल ऊर्जा के केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। पोषक स्तर कितने, 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है, इसलिए इसको लिंडमैन के 10% नियम भी कहते हैं। अर्थात लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार परिवर्तन की दक्षता लगभग 10% होती है, ठीक है ना। चलिए, तो आगे चलते हैं ऊर्जा का पिरामिड। इसके पहले हम लोग पढ़े हैं संख्या का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड। चलिए, ऊर्जा का पिरामिड, है ना, कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषक स्तर उत्पादक,
प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता को ऊर्जा के प्रवाह के आधार पर चित्रात्मक निरूपण द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है ना, क्योंकि इसमें ऊर्जा केवल 10% मिलते मिलते जाता है, मतलब पहले 90%, 80% ऐसे। तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया आपको ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा होता है, ये एकदम क्लियर कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर देखिए उत्पाद, प्राथमिक उपभोक्ता, है ना, और यहाँ 50 kg, 75 kg, 7.5 kg, 0.75 kg। मतलब यहाँ पर क्या है कि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय उपभोक्ता को लाइन से कम होते होते कुछ कुछ मिल रही है, मतलब जहाँ पर कम होगा वहाँ पर क्या होता है, सीधा होता है। क्लियर हो गई। आगे हम लोग चलते हैं खाद्य श्रृंखला में। चलिए, तो खाद्य श्रृंखला क्या है ना, तो सबसे पहले उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, ये सब आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो शुरू करते हैं हम लोग खाद्य श्रृंखला। ठीक है, सबसे पहले देखिए कि खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का एक रेखीय क्रम है ना, मतलब खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का एक क्या है, रेखीय क्रम है, लाइन से। ठीक है, खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का एक रेखीय क्रम है, जिसमें विभिन्न जीवों का एक रेखीय क्रम है ना, जिसमें जीवों द्वारा एक रेखीय क्रम देख लिए, है ना, तो जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब ये मान जाए एक जीव है, और ये इसके पहले हम लोग लिखते हैं पौधे। तो पौधे, अगर पौधे को ये जीव खाता है और इस जीव को किसी दूसरा जीव खाता है, मान लीजिए, है ना, ये तो ऊर्जा है वो पौधे से जीव में आएगा और इस जीव से इस जीव में। बात समझ रहे हैं आपको, मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। ठीक है, तो इसे हम लोग बोलेंगे खाद्य श्रृंखला। तो विभिन्न जीवों का रेखीय क्रम जिसमें जीवों द्वारा भोज्य पदार्थों को खाए जाने के फलस्वरूप ऊर्जा का प्रवाह होता है, उसे खाद्य श्रृंखला कहते हैं। देखिए, तो सबसे पहले देखिए, ये तो क्लियर हो गया आपको खाद्य श्रृंखला। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण में कि यहाँ घास है, घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा कौन खाता है, मेढक, है ना, और मेढक को सांप, सांप को मोर। इस तरह से इसमें ऊर्जा का क्या हो रहा है, प्रवाह होता है, लेकिन ये रेखीय क्रम में, याद रखना कौन से क्रम है, लेकिन ये इसके खाद्य श्रृंखला के अनेक प्रकार हैं। तो पहला आपका प्रकार आता है परभक्षी खाद्य श्रृंखला, है ना, इसको हम लोग और बोलते हैं चारण। ठीक है, आहार। दूसरा हम लोग बोलते हैं परजीवी। ठीक है, परजीवी खाद्य श्रृंखला। और तीसरा होता है आपका मृतोपजीवी, है ना, मतलब कहा जाए मृतोपजीवी मतलब सड़े गले पदार्थ से शुरू होती है वो, है ना, मृतोपजीवी। क्लियर हो गई ये बात। इसको हम लोग और बोलते हैं अपरदन, अपरद जी, क्या बोलते हैं, अपरद। ठीक है, तो इस प्रकार से 3 प्रकार के खाद्य श्रृंखला होते हैं, ये बड़े क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। आगे चलते हैं हम लोग खाद्य जाल में। खाद्य जाल में पढ़ते हैं एक निश्चित क्षेत्र में उपस्थित खाद्य श्रृंखला को एक साथ खाद्य जाल कहते हैं। मतलब ये तो और सरल हो गया, मतलब सभी जो खाद्य श्रृंखला है वो अगर एक साथ बहुत सरल मिल जाए तो वही खाद्य जाल कहलाएगा। जैसे घास को कौन खाता है, टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, ये हमारा खाद्य श्रृंखला हो गया। लेकिन यहाँ पर देखिए पूरा मिला जुला है एक में, जैसे कि घास को टिड्डा खाता है और उसको बकरी भी खाता है, तो ये विभिन्न खाद्य श्रृंखला एक साथ है ना, इसी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, खाद्य जाल कहेंगे। ठीक है, चलिए, तो आगे हमारा पॉइंट आता है कार्बन चक्र। तो पहले देख लीजिए नॉर्मल, है ना, सबसे पहले हमारे पास गैसीय चक्र और अवसादी चक्र है। तो गैसीय चक्र भी देख लीजिए, उसमें कार्बन चक्र आता है, नाइट्रोजन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, और अवसादी चक्र में ये बहुत सारे आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर देखिए ये पौधे हैं, है ना,
और पौधे से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। ये जो कार्बन चक्र है उसको, और कार्बन चक्र फिर हम लोग देखते जाते हैं किस तरह से इसमें बहुत सारे उपभोक्ता आती है, क्या आती है, ये सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो बढ़े आगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर पौधा। पौधा क्या करता है कि सर्वप्रथम हरे पौधे हैं वह, है ना, वायुमंडल से। कहाँ से? वायुमंडल से। हरे पौधे हैं वो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जटिल खाद्य पदार्थ, है ना, का निर्माण करते हैं। और यह जटिल पदार्थ है, उस जटिल पदार्थ का कुछ भाग कोयला, चूना, पत्थर आदि में निर्माण में व्यय हो जाती हैं। ठीक है, ये देखें नीचे में, है ना। और तथा इस कार्बनिक पदार्थों के दहन से वो जो कार्बन है, अपघटित पदार्थ इन सब के जो दहन है उसके कार्बन है वो फिर से कहाँ पहुँच जाता है? देखिए, फिर से वो पहुँच जाता है ऊपर की ओर वायुमंडल में। क्लियर होगी बात? दूसरे तरीके से देखेंगे हम लोग तो यहीं पर देखिए वायुमंडल पहुँच गई ना, वायुमंडल फिर पौधे में आ जाता है। इस प्रकार से कार्बन चक्र चल रही है ना। अब हम लोग इसको दूसरी तरीके से देखें तो कैसे देखते हैं कि मान जाए ये पौधे हैं, जंतु है, पौधे को जंतु खाते हैं। तो जंतु जो पौधे को खाते हैं, है ना, तब पौधे से जो कार्बनिक पदार्थ है वो जंतु पहुंच जाते हैं। ठीक है, और जंतु पहुंचते हैं, और जंतु जब मृत हो जाते हैं, तो जंतु जब मृत हो जाते हैं तो श्वसन क्रिया के जंतुओं से श्वसन क्रिया के फलस्वरूप, मृत नहीं होते अभी ना, श्वसन क्रिया के फलस्वरूप CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड है वो फिर से कहाँ पर चला जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। ठीक है ना। ये क्लियर हो गया आपका कार्बन चक्र, क्लियर हो गया। और नीचे जो वहाँ से रहे जीवाश्म ईंधन है, ये सब क्या है? मृत पदार्थ है। ये यहाँ से जो कार्बनिक पदार्थ है पूरा चलते रहता है। ठीक, इस तरह से कार्बन चक्र भी क्लियर हो गया। इसको मैं अब समझाऊँ, उसको मैं कर देता हूँ कि प्रकृति में कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के चक्र के रूप में चलता है। ये तो क्लियर हो गया। प्रकृति में कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड गैसीय चक्र के रूप में चलता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज वगैरह जो भी है ना, ठीक है, पोषक पदार्थ है, इन जटिल कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जटिल खाद्य पदार्थ जैसे कि ग्लूकोज वगैरह बनाते हैं। ठीक है, प्रकृति में कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड के गैसीय चक्र के रूप में चलता है। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं। ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थ बनाते हैं, और इन पदार्थों का कुछ भाग पौधे के मृत होने पर, कुछ भाग मृत होने पर कोयला, चूना, है ना, और पत्थर आदि के निर्माण में व्यय हो जाते हैं, है ना। ठीक है, ये सब समझ आ रहा है आपको? इन कार्बनिक पदार्थों के दहन से कार्बन पुनः, कोयला, चूना, पत्थर है ना, इन सब के दहन से कार्बन पुनः वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, ओके, है ना, ये क्लियर हो रही है आपको? फिर वहाँ से वापस वायुमंडल जाती है तो क्लियर होगा आपको। अब देखते हैं दूसरे तरीके से। जंतु जो पौधे को खाते हैं, कोई भी जंतु है पौधे को क्या करते हैं, जब फेल करते हैं क्या करते हैं? खाते हैं, है ना। जंतु पौधे खाते हैं तब पौधे से कार्बनिक पदार्थ है वो जंतुओं में पहुँचते हैं। ठीक है, जंतु पहुँच गए क्योंकि पौधे को खा लिया ना जंतु पहुँचता था। जंतुओं से श्वसन क्रिया के द्वारा CO2 के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में चला जाता है, और सूक्ष्म जीवों द्वारा भी, यहाँ तक क्लियर हो गया। और सूक्ष्म जीवों द्वारा, है ना, यहाँ पर क्या होता है कि मृत जंतु है वो क्या करते हैं? CO2 के रूप में वायुमंडल में, जंतु के माध्यम से CO2 है वायुमंडल में चला जाता है। अब सूक्ष्म जीवों की तरह मृत कार्बनिक पदार्थ के अपघटन से CO2 वायुमंडल में चला जाता है। इस प्रकार जो कार्बन चक्र है चलता रहता है। आगे आता है अपघटक। वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं अपघटक कहलाते हैं। इसको बता चुका तो मैं। ठीक है, आगे हम लोग फिर चलते हैं प्रश्न उत्तर में, क्योंकि यहाँ से आपका कुछ बच्चे कमेंट करते हैं कि प्रश्न उत्तर भी समझाइए। तो देखिए, किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का क्या कार्य होता है, इसको उल्टा बताया गया है ना, कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक ना हो तो क्या होगा। ठीक है, मतलब अपघटक ना हो तो बताएंगे, मतलब उसका अपघटक का कार्य समझ आ जाएगा आपको। क्लियर हो गया?
तो इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, आपको क्या करना है देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या तो पॉज करके लिख लीजिए। ये प्रश्न उत्तर है, ये टॉपिक्स नहीं है। चलिए, पारिस्थितिक तंत्र और जीवों में क्या अंतर है ना, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। इसको मैं ज़्यादा समझाऊंगा नहीं, दोनों में पारिस्थितिक तंत्र और जीवोम, जीव तंत्र होता है जीवोम। विश्व में संपूर्ण ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य है, ये तो जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो डिटेल दिए गए हैं उसको भी आप देखकर लिख सकते हैं अच्छी तरह से। पारिस्थितिक तंत्र में जैव एवं अजैव घटकों को समझाइए। तो देखिए, जैविक घटक पेड़ पौधे जंतु आते हैं, ये सब आएंगे, ठीक है। और जो कि पोषक पद्धति के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। तो आप तो ये पढ़ा चुका हूँ मैं, उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, ये सब है। अब घटक, वे जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों को अपना पोषण प्राप्त करते हैं, अब घटक कहलाते हैं। ये क्लियर हो गई है। आगे हम लोग चलते हैं सही कल्प में। तो इस तरह से ये सब देखते रहिए आप पॉज करके। क्या होगा यदि किसी बड़े इलाके से भारी कीड़भक्षी चिड़िया समाप्त कर दी जाए? एक गाय घास खाती है, इसका गोबर उसके और उससे बने कंडे ईंधन के रूप में काम आते हैं। इस प्रक्रिया में बना धुआं वायुमंडल में अवशेष राख आदि मिट्टी में मिल जाए तो यह संपूर्ण प्रक्रिया है। एक तालाब के पारिस्थितिक तंत्र की खाद्य श्रृंखला का विस्तार जलीय पौधे, छोटी छोटी मछलियों से लेकर मनुष्य तक है। यहाँ तक पोषक पदार्थ के अगले पोषक तत्व को प्राप्त होने वाली ऊर्जा है। ये छोटे छोटे प्रश्न होता है। किसी बगीचे के जीवों की गणना में इसको छोड़िए, देख स्क्रीनशॉट कर लीजिए। कोई धान के भूसे का एक प्रकार का फफूंद उगाया गया है जिसे हम खाते हैं, क्या यहाँ किसी खाद्य श्रृंखला को दर्शाता है? इसके लिए ऊर्जा का स्रोत क्या है? ये भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ से, ये पूरा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, है ना। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होती है, इसका तो मैं बता चुका हूँ। लिंडमैन के नियम को लिखेंगे आप लोग। क्या होगा यदि पृथ्वी पर सजीवों के रूप में केवल मानव और वनस्पति रह जाए? इसको भी देख लीजिए। क्या होगा यदि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह में कोई बाधा आ जाए? उदाहरण से ही समझाइए। इसके शॉट ले लीजिए या तो पॉज कर लीजिए। पोषक के अभाव में मृत हो जाएंगे। ये सब प्रश्न उत्तर है। ऐसा कोई उदाहरण दीजिए जो मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन को दर्शाता है। ऐसे नहीं कि एक ही उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हो, की वगैरह का यूज़ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।